Hello dear student, from today's onwards I am going to start the syllabus of class 10th and firstly and foremost I am going to start science और साइंस में भी फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। और फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अरे बेटी, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर, जैसे आपके साइंस में एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर का नाम है मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, उससे फिर कई चैप्टर रिलेटेड हैं, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चैप्टर कहलाएगा बाकी चैप्टर्स के लिए भी, तो इसलिए मैं इसे सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। माय डियर, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें फिजिक्स से संबंधित और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हमें जानना जरूरी है। माय डियर, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में दो ही चीजें हैं, मास एंड एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मास एंड एनर्जी, इन दोनों का ही कन्वर्जन चलता रहता है पूरे यूनिवर्स में। एनर्जी का कन्वर्जन मास में, मास का कन्वर्जन एनर्जी में। इसकी स्टडी ही फिजिक्स है। लॉ, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर भी फिजिक्स है। स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। लॉ किसको कहते हैं माय डियर? लॉ क्या है? लॉ का मतलब कुछ ऐसे नियम जिसको नेचर ने बनाया है। तो सर फिर हम कूलॉम्स लॉ क्यों बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ क्यों बोलते हैं, नेचर्स लॉ क्यों नहीं बोलते? नेचर्स लॉ है तो हमने फिर उन व्यक्तियों का नाम उसमें क्यों जोड़ दिया है? माय डियर, इन लॉज को, इन नेचुरल लॉज को जिन्होंने रिवील किया, जिन्होंने हमें, आपको, पूरी दुनिया को दिखाया कि देखो इस काम के पीछे, इस एक्टिविटी के पीछे, इस इवेंट के पीछे, घटना के पीछे यह प्राकृतिक नियम है, यह नेचुरल लॉ है, उन्होंने उसे फील किया और हमें बताया। आर यू गेटिंग? जितने भी नेचुरल इवेंट्स हैं उसके पीछे कोई ना कोई बेसिक प्रिंसिपल वर्क करता है। उस प्रिंसिपल के कारण ही, उस प्रिंसिपल के अंतर्गत ही वो घटनाएं घट रही हैं। इसलिए हर वह व्यक्ति जिसने इस नेचुरल लॉ को फील किया और इस वर्ल्ड को उससे रूबरू कराया, बताया कि देखो भाई इस एक्शन के पीछे, इस इवेंट, इस घटना के पीछे यह नेचुरल लॉ है, तो उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है, इसलिए उसका नाम उस लॉ से, जिस लॉ को उसने समझा, फील किया, उसके नाम से जोड़ दिया गया। तो उसके द्वारा वह नियम बनाया नहीं गया है, वह नहीं जानता था। जब न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ नहीं जानते थे तब भी यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल लॉ वर्क कर रहा था। गेटिंग? कूलॉम्स ने जब इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में, चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है, जो कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना गया, तो वो लॉ तो पहले भी वर्क कर रहा था, लेकिन कूलॉम्स ने मेहनत किया, कूलॉम्स ने इसे पहली बार देखा, समझा, फील किया, तो उस लॉ को उनके नाम से दे दिया गया, कूलॉम्स लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, हुक्स लॉ, बहुत सारे ऐसे लॉ हैं। इज इट क्लियर? दूसरी बात, एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ साइंस लर्नर, हम लोगों को, केवल आपको नहीं मुझे भी, हम लोगों को यह समझना चाहिए माय डियर, मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। मैजिक में आपको नेचुरल लॉ का वायलेशन दिखाया जाता है, इसीलिए तो आपको बहुत मजा आता है माय डियर। अब किसी ड्रम में एक व्यक्ति को
एंटर करा दिया, बंद कर दिया, और उसमें तलवार मार रहे हैं और उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो व्यक्ति जिंदा बाहर निकल आ रहा है। किसी व्यक्ति को बंदर बना दिया, आ रही बात समझ में? किसी व्यक्ति को इवेपोरेट कर दिया, दिख ही नहीं रहा है कहां। तो ये तो नेचुरल लॉ नहीं होता। तो मैजिक के पीछे ट्रिक्स होती हैं, फिजिक्स नहीं होती। समझ रहे हैं इस बात को? तो मैजिक के पीछे केवल और केवल ट्रिक है। हो सकता है वह ट्रिक हम और आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन है वो ट्रिक्स, वो नेचुरल लॉ नहीं है। अरे गेटिंग? तो माय डियर, जिन बच्चों का फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता, उसकी एक वजह है। वह वजह यह है कि वह छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। माय डियर, ऑब्जर्वेशन इज द लर्निंग। जितनी चीजें आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, आप बहुत तेजी से चीजों को सीखना चालू करेंगे। जैसे कुआं से पानी अगर बाल्टी में लाना है, बाहर सरफेस पे, आंगन पे कुएं से पानी लाना है, तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल का मतलब हाइट, कम हाइट पे, बहुत गहराई पे है, और जहां पानी आप लाना चाहते हैं वो ऊंचाई पर है। तो चीजों का फ्लो, एनर्जी का फ्लो, मास का फ्लो तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। आप कुएं में पानी गिरा दें, इजिली गिरा देंगे, लेकिन कुएं से पानी बाहर निकालना हो तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। अरे गेटिंग? तो आप पंप का यूज करते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए। तो मतलब अगर आपको 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, जितनी भी गहराई से अगर पानी ऊपर लाना हो, तो माय डियर आपको पंप लगाना पड़ता है। सर हम पंप नहीं लगाते, हम बाल्टी से भर लेते हैं। अरे तो जो पंप वर्क कर रहा था तुम कर रहे हो, और आप वो मस्कुलर पावर नहीं लगाना चाहते, आप वर्क नहीं करना चाहते, तो आपने इलेक्ट्रिकल वर्क कराया, पंप लगाया, है तो वर्क ही। आर यू गेटिंग? तो आप यह क्यों नहीं सोचते कि जो यूकेलिप्टस का जो पेड़ है इतना ऊंचा, पीपल का पेड़ है जो इतना ऊंचा, आम का पेड़ है, उसके सबसे ऊपर की जो एक पत्ती है वो भी हरी है, वो भी नहीं सूख रही, वहां तक भी पानी पहुंच रहा है। कौन सा पंप लगा हुआ है? क्या पंप लगे हैं? सभी पेड़ में क्या पंप लगे हैं जो पानी को ऊपर भेज रहे हैं? नो। तो कौन सा फिनोमिना है? किस कारण से पानी ऊपर जा रहा है? कैसे जा रहा होगा? जब ये आप सोचना चालू करेंगे, पानी की सतह पर मच्छर बैठ जाता है, पानी की सतह पर सुई तैरती रहती है। आर यू गेटिंग? तो जब आप का दिमाग क्यूरियोसिटी से भरेगा, क्वेश्चन से, कि अरे यार इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है, फैन क्यों चल रहा है यार, आ रही बात समझ में? तब आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आना चालू होगा। ये तो मैंने अभी बहुत छोटी छोटी बातें की है आपसे। इज इट क्लियर? तो जितने भी आप इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस देख रहे हैं, मैकेनिकल एप्लियंसेस देख रहे हैं, वो सब नेचुरल लॉ के ही अंतर्गत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल लॉ के खिलाफ है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल लॉ पर है माय डियर। तो इन्हीं नेचुरल लॉज, जो भी आपको वर्ल्ड में कोई भी इवेंट दिख रहा है, कोई भी घटनाएं दिख रही हैं, पक्षियों का उड़ना, फ्लूट का बजना, पियानो का बजना, आर यू गेटिंग? कैमरा, मोबाइल, कूलर, एसी, प्लेन, whatever you can think about, ये सब कुछ जो भी आप चीजें इस दुनिया में देख रहे हैं और जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो सब नेचुरल लॉ से संबंधित है। और इन्हीं नेचुरल लॉज की स्टडी
फिजिक्स कहलाती है। अरे बात समझ। अब फिजिक्स में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी है, जिन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही लंबा खिंच गया इंट्रोडक्शन। थोड़ा मैं क्या करूं, मुझे लगता है मैं क्लास नहीं हूं, तो मैं क्लास के जैसे पढ़ाने लगता हूं। तो ये ऑनलाइन है, तो थोड़ा सा लेक्चर को छोटा करने की कोशिश में करूंगा। तो इसको आप लिख लेगा फिर। तो माय डियर, जो मास है, मास मतलब मैटर है ना, वो तुम्हारा मैटर नहीं, वो जो तुम्हारा मैटर चलता रहता है वो मैटर नहीं, जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है मैटर, जो स्थान घेरता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है, जिसके पास मास होता है, वो मैटर। तो इस दुनिया में फिर दो ही चीजें हैं माय डियर, मैटर और रेडिएशन। अरे बात समझ में, मैटर जो काम कर सकता है वो काम रेडिएशन भी कर सकता है। मैटर के पास भी एनर्जी होती है, रेडिएशन के पास भी एनर्जी होती है। तो हम आते हैं अपने कोर टॉपिक पर, इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी माय डियर, इसकी कहानी में शुरू करता हूं मैटर से ही। माय डियर, मैटर में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वह फोर्स अप्लाई कर सकता है। फोर्स मतलब पुश कर सकता है, पुल कर सकता है, ये मैटर की प्रॉपर्टी। तो माय डियर, जब लोगों ने फोर्स के बारे में सोचना चालू किया तो अल्टीमेटली फोर्स को लोगों ने 4 भागों में बांटा, क्लासिफाई किया। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रिकल फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बच्चा बोलता है सर फ्रिक्शन फोर्स। यार फोर्सेस, विस्कस फोर्स, आपको बहुत कोहेसिव फोर्स, आपको बहुत सारे फोर्सेस मिलेंगे, बहुत सारे नाम मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन सारे फोर्सेस को हम लोग इन्हीं 4 फोर्सेस में कैटेगराइज कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, बांट देंगे 4 फोर्सेस में। उनमें से जो 2 फोर्स है माय डियर, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स हैं। शॉर्ट रेंज मतलब बहुत कम रेंज में लगते हैं, ये एटम के अंदर की बात है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब चूंकि ये फोर्सेस बहुत शॉर्ट रेंज के हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोस्कोपिक फोर्स भी कहा गया। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाए, और इनकी रेंज मतलब एक चार्ज बॉडी यहां है, अब चार्ज बॉडी क्या है, वी विल डिस्कस लेटर इन दिस लेक्चर। इज इट क्लियर? बट सपोज अ चार्ज बॉडी A and a charge body B, both are 1 meter या 10 meter apart from each other, then they may attract or repel each other. मतलब उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, कितने दूर दूर बॉडीज होती हैं, फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख लीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्स, or we can say that these are macroscopic forces. Strong nuclear force, weak nuclear force is a microscopic force. Are you getting? Next, ध्यान देंगे my dear, तो ये जो फोर्सेस हैं, अब जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सर फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यस। मैं इस पर बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा शायद 1-2 लेक्चर बाद। तो बच्चों ये फिर फोर्स जो है, फोर्स के पीछे फिर लोगों ने सोचा ऐसा क्या है कि कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर अपना इफेक्ट डाल सकती है, अपना इफेक्ट दिखा सकती है। वह कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा सकती है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है
कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा क्या है बॉडी के पास जिसके कारण वह पुश कर सकती है, पुल कर सकती है। माय डियर, दैट प्रॉपर्टी इज मास। यस, दैट प्रॉपर्टी इज मास। मास ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर फोर्स अप्लाई कर सकता है। जिसके पास मास नहीं होगा माय डियर, वो फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएगा। आपने 9th क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा माय डियर। फोर्स इज इक्वल टू, और मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास ही नहीं है तो मोमेंटम क्या होगा, और जो मोमेंटम है नहीं तो चेंज क्या होगा। आ रही बात है समझ में? ठीक है, तो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि भाई जो मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है। जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास है और वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हम समझ जाते हैं कि इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वह ग्रेविटेशनल फोर्स, वह ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सर इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है? मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा पा रहा है, और मास की प्रॉपर्टी या जिस प्रॉपर्टी को मास बोल रहे हैं उस प्रॉपर्टी के कारण जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? और फोर्स भी दो टाइप के, यहां भी फोर्स भी दो टाइप के। एक पहला कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब है कि एक बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी ए है और ये बॉडी है बी। अब बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाना चाहती है तो बॉडी ए को यहां आना पड़ेगा और तब इसे पुश करना पड़ेगा, तब बॉडी बी में हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो। मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जब फोर्स लगाना चाहे, और फोर्स हम तभी अप्लाई कर पाए जब कांटेक्ट करें। अब बताइए मेरा हाथ है यहां पर और मैं इस हाथ को पुश करना चाहता हूं इस हाथ से, और मैं कांटेक्ट ही ना करूं, हरी वेटिंग, तो बिना कांटेक्ट किए मैं इसको पुश नहीं कर सकता। तो फोर्स अगर मुझे लगाना है, पुश क्या है? फोर्स ही है। पुश करना क्या है? फोर्स ही है। तो अगर मैं इसको पुश करना चाहता हूं, फोर्स लगाना चाहता हूं, तो मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस बोर्ड को पुश करना चाहता हूं तो मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे कार को धक्का देना है, आगे बढ़ाना है, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कराना है, तो मुझे कार को पुश करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? वो ऐसे नहीं हो जाएगा कि हाँ हम यहां खड़े और कार डिस्प्लेस्ड हो जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जादू नहीं होगा, मैजिक नहीं होगा, नेचुरल लॉ। फिजिक्स इज अ नेचुरल लॉ, ऑल अबाउट नेचुरल लॉ। तो सर क्या कोई ऐसा फोर्स भी होता है कि जो कांटेक्ट ना होता हो, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कांटेक्ट ना करे तब भी फोर्स अप्लाई हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा। छत से कूदो, छत के कॉर्नर पे आके चलते जाओ, चलते जाओ। जिस डायरेक्शन पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन पर किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं, बोर्ड में भी कम लिख रहा हूं, शायद अगले लेक्चर्स में बोर्ड में लिखना चालू करूं। इन बातों को समझें, खासतौर से वो स्टूडेंट जो पहली बार मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, किसी भी बॉडी में
जिस डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन चेंज होना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, डिस्प्लेसमेंट। किसी भी बॉडी में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जरूर उस डायरेक्शन पर उस बॉडी में किसी दूसरी बॉडी के द्वारा फोर्स लग रहा है। इट में बी पुलिंग फोर्स, इट में बी पुशिंग फोर्स। कोई यहां पर बॉडी है, उसको अगर आपको आगे ले जाना है तो उसे आप खींच भी सकते हैं, पुल कर सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं, मींस पुश भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? सर जब मैं आगे चल रहा था तो मुझे किसी ने पुश नहीं किया, ना किसी ने पुल किया। पबजी खेलना बंद करो तो सोच पाओगे। आ रही बात समझ में? जब मैंने बोला है कि अगर तुम्हारी बॉडी में या किसी भी बॉडी में, इट में बी लिविंग, इट में बी नॉन लिविंग, इट में बी डेड, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उस बॉडी में फोर्स लगा है माय डियर। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस बॉडी में उसी डायरेक्शन पे फोर्स लगा होगा। सर मैं चल रहा था, ना मुझे किसी ने पुश किया, ना मुझे किसी ने पुल किया। हवा में चल के दिखा तू, हवा में चल के दिखाओ। तुम एक सरफेस पे चल रहे हो माय डियर, और उस सरफेस से तुम्हारे पैर की जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब तुम ये मत चिल्लाना कि अरे यार कितना गलत पढ़ाता है, फ्रिक्शन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलता है। मैं प्रूफ करूंगा, डोंट वरी। अभी तुम्हारी दिमागी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि तुम अभी इस बात को समझ पाओ। 2-4 लेक्चर बाद मैं इसको रिवील करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो सर वो कांटेक्ट फोर्स तो समझ आया, लेकिन क्या ऐसा फोर्स भी होता है जो कांटेक्ट, अब जब तुम चल रहे हो और छत में तुम सीधे जा रहे थे, जैसे ही कॉर्नर खत्म हुआ, अभी जब छत में तुम टहल रहे थे तो तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार थी। कॉर्नर खत्म हुआ, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर हो गई। तो जब आप इधर चल रहे थे लल्लू लाल जी, जब आप इधर चल रहे थे तो आप में फोर्स की डायरेक्शन इधर थी। देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन के अंदर अभी मैं नहीं जा रहा हूं। अभी मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी समझाने के लिए, कांटेक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। मान लो अगर कोई बॉडी है, कोई सॉलिड बॉडी है, उसे तुम पुश कर रहे हो। अब मानोगे पुश कर रहे हो, तुमने पुश किया इधर, तो ये बॉडी इधर आ रही, लेकिन जब कॉर्नर पे पहुंची तो बॉडी तो इधर आने लगी। अब तो तुमने पुश भी नहीं किया, अब बॉडी को कौन खींच रहा है? अब बॉडी को खींच रही है पृथ्वी, अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे आप कहते हैं। सर तो पृथ्वी तो टच भी नहीं कर रही है। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स, कांटेक्ट नहीं है। अरे धरती माता आके उस ब्लॉक को खींच नहीं रही है कि चलो अच्छा ब्लॉक को नीचे लाना है, मैं आ जाती हूं। नो, अर्थ ने उसे अट्रैक्ट कर लिया, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फील्ड फोर्स माय डियर। तुम घर में बैठ के पबजी खेल रहे थे, पापा ने मना किया था। टीवी देख रहे थे, पापा ने मना किया था। जैसे ही घर का गेट खुला, तुम समझ गए पापा आए, तुम दौड़ लगा दिए अपने स्टडी रूम की ओर। पापा ने क्या तुम्हें टच किया? नो, फील्ड फोर्स है माय डियर। आर यू गेटिंग? तुम गाड़ी चलाते जा रहे हो, बाइक चलाते जा रहे हो, एक स्कूटी निकली, तुम घूम गए और अपनी बाइक मोड़ दी उधर स्कूटी की तरफ। कौन सा फोर्स? फील्ड फोर्स। अब समझ आया सर? आर यू गेटिंग? लेकिन बच्चों,
अब हम एंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ध्यान से सुनिएगा। कुछ एक्सीडेंटली कुछ लोगों ने कुछ प्रयोग किए, किसी सरफेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया और उसे दूर किया, फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इन्हीं दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया, घर्षण। और उन्होंने देखा कि अगर वो 3 ऑब्जेक्ट हो गए, 2 ऑब्जेक्ट पहले थे ए और बी, 2 ऑब्जेक्ट से, इसको आप लिख लीजिए कॉन्टेक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स और सारे एग्जांपल्स लिख लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, और आपने किसी दूसरी रॉड के साथ, मान लीजिए ग्लास है माय डियर, ग्लास की रॉड है, और आपने इसे प्लास्टिक से रब कर दिया, घर्षण, ऐसे ऐसे रगड़ दिया, ठीक है। तो इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, और फिर आपने इन दोनों में से, ग्लास से ही या प्लास्टिक से ही, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट सी है, इसको रब किया और आपने इन्हें वायर से हैंग कर दिया, इसको इसके बगल में हैंग किया, या कहीं कोई भी ए बी सी उठा सकते हो। और मान लीजिए आपने ये बॉडी ए लिया और ये बॉडी बी लिया, ये वायर है, ठीक है ना, ये वायर है और ये बॉडी है, या ए और सी लिया आपने देखा कि ए जो है इसको इधर, और सी जो है, सी ने ए पर इधर फोर्स लगाया और ए ने सी पर इधर फोर्स लगाया, ऐसे रिपल्शन, एक दूसरे से दूर होना चाह रहे हैं। आपने देखा बी और सी एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, बी और सी अगर आपने हैंग किया तो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप चौंक गए। और बच्चा बोला है मास है यार, सर ने बताया था जिस भी बॉडी के पास मास है वो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगी। तो ये बच्चा बोलता है नहीं नहीं नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो केवल पृथ्वी के लिए है। बिल्कुल गलत। कहीं ग्रेविटेशनल लॉ में, अगर आपने पढ़ा है, मैंने तो भी आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल लॉ में कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है कि दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर अर्थ, सन एंड मून, नो, ये हमारे और आपके लिए भी है। अगर ये बॉडी ए और ये बॉडी बी है तो इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है, नीली काली को, काली नीली को अट्रैक्ट कर रही है। क्या बात बता रहे सर, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की एक ही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट के पास मास होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के पास मास होना चाहिए। सर हमारे पास भी मास है, उसके पास भी मास है, तो सर जो हम दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं वो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है? नहीं बेटा, वो जो फोर्स तुम दोनों के बीच में लग रहा है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बड़ा स्ट्रांग है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स है माय डियर। आर यू गेटिंग? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की एक कंडीशन, ऑब्जेक्ट के पास मास होना चाहिए। मास तो इनके पास भी है, लेकिन बच्चे का कहना यह है कि सर जब मैंने हैंग कर दिया था इसको, जब मैंने इसे रस्सी से लटका दिया, तब ये दोनों एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे? लेकिन एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट से मैंने इसको रब किया, उसी ऑब्जेक्ट से मैंने इसको भी रब किया, अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। पहले ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल समझो यार, तुम लेक्चर को समझो।
ओ सर सिलेबस, यहां से हट जाओ। आई एम नॉट हियर फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, आई एम हियर टू फीड द कॉन्सेप्ट, आई एम हियर सो दैट यू कैन फील द कॉन्सेप्ट माय डियर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल्स और ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, तुम्हें बच्चों का खेल लगेगी, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं हमें बस वो लाइन टू एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ना है, यहां से चले जाओ गलत जगह आ गए। हाँ, तो हम लोग कहां थे कि जो ऑब्जेक्ट है इसके पास मास है, सर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर अभी मैं आगे बात करूंगा कि ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी जो यहां डिस्कशन चल रहा है कि किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट से मैंने इसको रब किया, उसी ऑब्जेक्ट से मैंने इसको रब किया, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर हैंग कर दिए हैं कुछ पास पास तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। अब ये कौन सा फोर्स है सर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये कौन सा फोर्स है सर? मुझे नाम मत बताइए, मुझे ये बताइए अब इनमें क्या हो गया ऐसा जो अट्रैक्शन होने लगा? पहले तो नहीं होता था और आपने बोला था मास होगा तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, लेकिन इनमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा था। कालिदास नेचुरल लॉ है कि अगर किसी बॉडी के पास मास है उस बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स ही है, केवल उसमें अट्रैक्शन होता है, देयर इज नो रिपल्सन इन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात क्या है, इसका इस पे लगने वाला, जब तूने इसको बेटा हैंग किया है ना, इस मार्कर को तुमने लटका दिया है रस्सी से, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। इस पे फोर्स लग रहा है लेकिन इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, कुल बल 0 है ये क्या है सर? रेगुलर बच्चे, रेगुलर स्टूडेंट समझ गए होंगे कौन सा एग्जांपल देने वाला हूं। समझ गए हो ना बच्चों? चिल्लाओ, कहां चिल्लाए सर? कमेंट बॉक्स में चिल्लाओ बे। अब सुनना ध्यान से, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मेरा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जा रहा है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जा रहा है, वेट इज ऑल्सो फोर्स। तुम फिर चौके, वेट फोर्स है, हाँ वेट फोर्स है, भार बल है। लिख लेना एक लाइन, एक लाइन लिख लेना बच्चे। लॉकडाउन ने मुझे ना बाबा बना दिया। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? तो क्या पढ़ा रहा था यार? हाँ, हाँ हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो वेट, वेट भार, एक लाइन लिख लो, वेट इज अ रिएक्शनरी फोर्स, रिएक्शनरी फोर्स। मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जाता है आपकी बॉडी का, और जिस बॉडी पर आप खड़े होते हैं उस बॉडी पर एक्शन होता है आपके मास इंटू एक्सेलरेशन का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg का एक्शन होता है वेट का, और जितना रिएक्शन मिलता है, वेट भी अभी मैं नहीं बोलूंगा वेट भी नहीं बोलूंगा, जितना रिएक्शन मिला इस सरफेस पर जिस पर आप खड़े हैं, वही रिएक्शनरी फोर्स, वही रिएक्शन आपकी बॉडी का वेट। इसीलिए आपकी बॉडी का वेट चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन। पत्थर पे खड़े हो आपका वेट अलग, पानी पे खड़े हो, तालाब पे, स्विमिंग पूल पे जाओ और आपको लगेगा मैं कितना हल्का हूं। पानी से बाहर आओ, अरे मैं कितना भारी हूं। हो तुम ही। बॉडी का मास चेंज नहीं हुआ है, एम चेंज नहीं हुआ है, वेट चेंज हुआ है क्योंकि पानी पर जो रिएक्शन तुमको मिल रहा है अर्थ सरफेस पर उससे ज्यादा मिल रहा है। जितना रिएक्शन तुम्हें पानी में मिल रहा है
अर्थ सरफेस पर उससे ज्यादा रिएक्शन मिल रहा है, तभी तो तुम चल पा रहे हो। पानी पे रिएक्शन नहीं मिल रहा है तुमको, एक्शन का रिएक्शन पानी में देने की क्षमता नहीं है तुम्हारी बॉडी के लिए, इसलिए पानी में तुम डूब जाते हो। नेट फोर्स की बात कर रहा था मैं। तो अभी मेरी बॉडी का नेट फोर्स कितना है? 0। तभी तो मैं इक्विलिब्रियम में हूं, तभी तो मैं साम्यावस्था में हूं, तभी तो मैं मूव नहीं कर रहा हूं। मेरा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है, एक्शन या एमजी मानो, और अपवर्ड डायरेक्शन पर रिएक्शन। अगर 50 न्यूटन का एक्शन है तो 50 न्यूटन का रिएक्शन मिल गया, तो अब बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी, और लेफ्टवर्ड राइटवर्ड मुझे कोई खींच ही नहीं रहा है। तो मेरी बॉडी पर तुम ये नहीं कह सकते कि फोर्स नहीं लग रहा है, मेरी बॉडी का नेट फोर्स 0 है। ये 9th की फिजिक्स है, मैं पढ़ा चुका हूं सब बच्चों को। मैं इलेक्ट्रिसिटी में एंटर होने के लिए इतनी बातें कर रहा हूं, यहां पहुंचने के लिए। रिपीटिंग माय पॉइंट। अब मुझे कोई 200 न्यूटन से इधर खींचे तो वर्टिकल डायरेक्शन पर तो मैं बैलेंस हूं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर मैं अनबैलेंस हो गया। 200 न्यूटन का इधर फोर्स लगा दिया किसी ने, अब मैं इस डायरेक्शन पर खींच जाऊंगा। लेकिन तभी बच्चा बोला नहीं सर मैं हूं ना। उसने क्या किया, एक रस्सी बांधा हाथ पे और 200 न्यूटन से इधर खींच दिया, 200 न्यूटन से इधर, 200 न्यूटन से इधर। अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर भी बैलेंस्ड हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर मेरी बॉडी पर अब नेट फोर्स 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन पर नेट फोर्स 0 है, इसलिए मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स, जिस बॉडी का नेट फोर्स 0 होगा वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी। ऐसे आप कॉपी में अपने लिख लें, इसको मिटा के लिख देता हूं। जैसे करिए कोई बॉडी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर 200 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर 200 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में, वर्टिकल में अपवर्ड 20 न्यूटन, डाउनवर्ड 20 न्यूटन, then you can say that this body is in equilibrium condition. Equilibrium मतलब अब इसमें जो टोटल नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये सिग्मा है, सम है टोटल 0, समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, then the body is called in equilibrium condition. बच्चे इसमें ये तुम नहीं कह सकते हो कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है यार, नेट फोर्स 0 है। अरे बेटिंग अब ध्यान से सुनना। तो जो बात यहां थी, इतना समझाने के लिए केवल इतनी कहानी सुनाया। अगर तुमने ये ब्लैक और ब्लू को हैंग किया था और बोला था कि इन दोनों के पास मास है, लेकिन इसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्यों नहीं है? इसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये बॉडी को, ब्लू को ब्लैक अट्रैक्ट कर रही है, ब्लू ब्लैक को अट्रैक्ट कर रही है। तो सर ये जा क्यों नहीं रही है? क्योंकि इन दोनों बॉडीज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। सर जब ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, इधर से कोई नहीं अट्रैक्ट कर रहा है भाई साहब, इधर दीवार है कंक्रीट, और उसका मास इसके मास से कई गुना ज्यादा है, वो दीवार भी अट्रैक्ट कर रही है, सामने कैमरा भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर मैं भी अट्रैक्ट कर रहा हूं, छत भी अट्रैक्ट कर रहा है, पूरी की पूरी इतनी बड़ी अर्थ अट्रैक्ट कर रही है यार। तो नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेट फोर्स 0 है, इसके कारण ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब तुमने किसी दूसरी बॉडी से इसको रब किया, इसको भी रब किया, इसको भी रब किया, ऐसे घिसा और फिर तुमने हैंग किया, इसको लटका दिया, अब ये अट्रैक्ट हो रहे थे। सर ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी 0 है कि नहीं है? नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी 0 है या नहीं है? है। अब यहां कौन सी नई एक प्रॉपर्टी आ गई?
जिसके कारण इन दोनों रॉड में, इन दोनों बॉडी में अट्रैक्शन होने लगा, जबकि अभी कुछ देर पहले ही आपने कहा कि इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स का नेट फोर्स 0 है, जिसके कारण ये मूव नहीं करते। अब कौन सी प्रॉपर्टी आ गई कि जो अट्रैक्ट करने लगे? दैट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच these two bodies are attracting each other, that property is called charge. उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं चार्ज। आ रही बात समझ में? उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। फिर एक दूसरे सर जिस रॉड से अभी हमने, जिस दूसरी बॉडी से हमने इन दोनों बॉडी को रब किया था, उस बॉडी की जगह हमने कोई दूसरी बॉडी उठा लिया और दूसरी बॉडी से, दूसरी बॉडी का मतलब टाइप चेंज कर दिया, मटेरियल चेंज कर दिया, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, और माय डियर अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी तो सारे मटेरियल तो एक जैसे हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? समझ पा रहे हो? तो जिस बॉडी से जो दूसरी बॉडी पे तुमने रब किया, अब तुमने देखा कि पहले जो बॉडी अट्रैक्ट कर रही थी, अब ये दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करने लगी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? अभी तो अट्रैक्शन हो रहा था, अब रिपल्सन होने लगा। सर अब कौन सी प्रॉपर्टी है? सेम प्रॉपर्टी है, चार्ज ही है। तो एक प्रॉपर्टी मास है जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बॉडीज में। जिस भी बॉडी के पास चार्ज होगी, जिस भी बॉडी के पास मास होगा, कोई भी बॉडी, सर राहुल और प्रिया में जो अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल नहीं है। हां, एज अ नॉन लिविंग अगर मैं बात करूं तो अगर राहुल का मास है 50 किलोग्राम और प्रिया का मास है 70 किलोग्राम, तो उन दोनों में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा। आर यू गेटिंग? लेकिन वो कोलाइड क्यों नहीं हो जाते, कोलिजन क्यों नहीं हो जाता? ऐसे तो मार्केट में सब लोग एक दूसरे से टकराने लगे, क्योंकि हर बॉडी, जितनी भी बॉडी है, उन सभी बॉडी का नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। दूसरी प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने सीखा, जिसे हम लोगों ने चार्ज कहा। चार्ज के कारण, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी के कारण बॉडी में दो टाइप के फोर्स देखे गए, रिपल्सन और अट्रैक्शन। लिखते जाइएगा इन बातों को आप। आ रही बात समझ में? तो लोगों के बारे में फिर नई नई बातें आने लगी, लोगों के मन में और नई नई बातें आने लगी इससे संबंधित, ये कौन सा फोर्स है यार? एंड माय डियर, चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको यहां तक ये बातें समझ में आई हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आगे की बातें करेंगे। आज केवल आपको इतना समझ आया होगा कि ये फोर्स लगने के पीछे की वजह क्या है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी, विदाउट प्रॉपर्टी फोर्स लगेगा ही नहीं। फोर्स किसी ना किसी प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड है। आ रही है बात समझ में? तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आपने एक नई प्रॉपर्टी के बारे में जाना है, आपने इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के बारे में जाना है। तो न्यू स्टूडेंट तो बहुत कुछ सीखे हैं, पुराने स्टूडेंट का लेक्चर रिपीट हुआ है। बस वो इतना जाने हैं कि कोई प्रॉपर्टी क्या है, वो चार्ज है। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में चार्ज के आगे की बातें करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।